हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद रविंद्र शर्मा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि हम जो आज की क्लास के अंदर हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा क्वेश्चन है DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, डेट है जो कौन से एक दिन हुआ था, ये हमारा हुआ था, पहले तो आपको पता होगा कि 2019 के ईयर में हुआ था और 11/11 डेट और महीना था। पोस्ट है जो किन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था हमारा असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए एग्ज़ाम हुआ था। मोड था जो वो ऑनलाइन रहा था, यानी कि ऑफलाइन नहीं, ये एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके अंदर है जो मैथ है, वो मैथ्स का सेक्शन होता है। 20 क्वेश्चन आते हैं, सबको पता होगा, कॉमन टेस्ट होता है ये, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, ये भी बात पता होंगी। और बहुत ही सिंपल मैथ आता है, ये बात और मैं आपको बता दूँ, सिंपल सा मैथ पूछा जाता है। अगर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की नॉलेज रखते हो तो आप 20 में से 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ले सकते हो आप। ठीक है, कैसे वो लेने हैं वो मैं आपको मैथ से बताऊंगा, कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करने हैं और कैसे हम 20 में से 20 ही मार्क्स आप पूरे के पूरे मार्क्स ले पाओगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं एक बात आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो भी टीचिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो तो वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाए और उसको पता चल जाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको सोल्व करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 9 8 इफ का मतलब देखो, ये जब इस सभी क्वेश्चन आपके इंग्लिश में है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा साथ के साथ। इफ 9 8 A 8 9 B, यानी कि जो ये नंबर दिया हुआ है 98 A 8 9 B डिविजिबल बाई 48, ये 48 से विभाजित होने वाली संख्या है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस बी, तो A प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, डिविजिबल वाला क्वेश्चन भी आएगा, तब भी आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अभी दो जो इसके अंदर लगने वाले हैं वही डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे। बस 48 से आपको ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 48 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। हमें दिखाई दे रहा है कि मैं 48 को लिख सकता हूँ 16 गुना 3। ठीक है, यानी 16 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। 16 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें पता है कि 2 की पावर 4 होती है, यानी लास्ट की 4 संख्या को हम 16 से भाग दे के चेक कर सकते हैं कि हमारी संख्या भाग होगी या नहीं होगी 16 से। लेकिन यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, तो ये तो हमारा हो गया फेल। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल में होता क्या है कि जितनी भी डिजिट होंगी, जितने भी नंबर डिजिट होंगे, सभी डिजिट को जोड़ दें। अगर वो डिजिट जोड़ने के बाद जो जोड़ आता है, सम आता है, अगर वो 3 से भाग होता है तो इसका मतलब संख्या 3 से भाग होगी, अदरवाइज वो संख्या 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है। तो 16 का तो हमारा फेल हो गया, 16 को तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं। पहले तो मैं संख्या लिख लेता हूँ, कौन सी ये संख्या दे रखी है, 9 8 और A 8 9 B। आप कहोगे सर जब 3 या 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो 3 या 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, 9 से 9 जो 9 लिखा हो उसको हम हटा देते हैं, या फिर 9 का जोड़ बनता हो वहां से वो संख्या हटा देते हैं। 9 को मैंने हटा दिया, 8 और 8 को जोड़ते हो, सारी संख्याओं का जोड़ निकालना है। 8 8 को जोड़ोगे 16 जमा A जमा B। अगर इनका जोड़ 3 से भाग हो जाए तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी, यहीं से हमें A प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। आप देखोगे 16 में ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए, A प्लस बी का जोड़ ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो 3 से भाग हो जाए, तो मैं देखूंगा ऑप्शन से उठा लो सर, बिल्कुल 16 में 10 जोड़ लो, A प्लस बी की वैल्यू अगर 10 रख दूं मैं यहाँ पे, तो आप देखो 16 और 10 कितना हो जाएगा, 26। नॉट पॉसिबल, 3 से डिविजिबल नहीं है। आप हो गया 8 रख के देखो, 16 8 24, 24 3 से भागा, तो डेफिनेटली हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे वाले ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, कहीं 2 ऑप्शन ना फंसा रखे हों। 16 और 15 क्या होते हैं, 31, वो नहीं होगा 3 से। 16 और 9 क्या होते हैं, 25, 3 से नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8 आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल ही तरीके से आपको सोल्व करना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये दे रखा फाइंड द वैल्यू, भाई वैल्यू यानी मान ज्ञात करना है। ये आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, ये आपको सोल्व करना था और आपको वैल्यू निकालनी थी। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, अब आपको ये तो है नहीं कि आप इसको गुणा करोगे, इसको भी गुणा करोगे, फिर माइनस करोगे, तो आप इसका मतलब आपको क्या है कि चीज़ों को पता नहीं है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों वैल्यूज गुणा हो रही है, सेम सेम वैल्यू, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं और प्लस का निशान है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ मुझे दिखाई देगी कि ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और माइनस का यहाँ पे 0.66 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.32 बन जाता है, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिखी हुई है 1.66, यानी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 2AB।
और ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, आपको याद आएगा कि ये सर ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना था। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ये तो हो जाएगी वैल्यू हमारी ए, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी बी। अब यहाँ पे ये टर्म्स आपको अप्लाई करनी थी। ए की वैल्यू कितनी है 1.66 और माइनस का 0.66 और इसका होल स्क्वायर। आप देखोगे जी 1.6 में से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था मेरे भाई। ये 2 एक्सप्रेशन आपको याद रखने, जितने भी एक्सप्रेशन आपको यूज होंगे वो एग्जाम्स में आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको पता चल जाएगा। जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में सभी सोल्व करवाऊंगा, उसमें सारे के सारे एक्सप्रेशन लगा रखे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, और मैं हर क्लास जो भी मेरी जब भी मैंने ऑफलाइन पढ़ाया तो उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे दे रखा फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू ऑफ √16 + 2 √19 + 1 √18 + √2। अब आपको यहाँ पे करना क्या था कि अगर देखो मैंने आपको समझाया भी होगा कि मेरे भाई अगर आपको ये वैल्यू दे रखी हो ऐसे √a + √b, और दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा हो √b की जगह c लिख लो और प्लस √d, और तीसरा भी दे रखा हो √e + √f, ऐसे कुछ दे रखा हो, ऐसे कोई टर्म्स दे रखी हो, यानी कि ये टर्म्स दे रखे हैं और रूट में दे रखे हैं सारी की सारी वैल्यूज। तो मैं आपको बताता था कि जब भी इनका जोड़ अगर बराबर हो, जोड़ यानी सम बराबर हो, सम अगर बराबर हो ना तो ये इसका गुणा कर लेते हैं, जो संख्या दे रखी होंगी इनका गुणा कर लेंगे। इनकी गुणा, जिसकी भी गुणा ज़्यादा होगी वही बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसकी गुणा छोटी होगी वही आपकी छोटी संख्या होगी। क्यों होगी, क्या सही बातें रहेंगी, वो भी चीज़ें जान लेते हैं एक बार, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे को बिल्कुल पहली बार अगर जो एग्ज़ाम देने जाएगा DSSB वाला बंदा, उसको पता नहीं होगा बेचारे को कि कैसे क्यों बराबर होती हैं। वो भी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो मेरे भाई, यहाँ पे मैं अगर ये संख्या लिख लूँ √16, देखो दोनों के ऊपर रूट होना चाहिए, ये ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज के ऊपर रूट होना चाहिए और उनका जोड़ क्या होना है, बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है रूट तो रूट बना लेंगे। मैं कहूँगा √16 और ये जो प्लस ओनली सिंगल रूट लिखा हुआ है मैं इसको लिख सकता हूँ √4, बिल्कुल लिख सकते हैं कि √4 क्या होता है 2 होता है। दूसरी संख्या क्या है आपके √19 और प्लस √1 लिख सकता हूँ, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तीसरी संख्या क्या है आपको √18 और प्लस √2। मैं कहूँगा इनका सभी का पूरे का होल स्क्वायर कर दो, सारी वैल्यूज का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, आप होगी जी a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्या हमारा 16, b क्या है b क्या है √4। तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाता है जब हम किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 16 जमा 4 और जमा 2ab यानी कि √16 × √4। सेम पोर्शन यहाँ पे रहेगा √19 + √1 क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा 20 + 2 × √19 और इनटू में क्या हो जाएगा √1। फिर ऐसे ही 18 और 2 इनका रूट हट जाएगा, जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 जमा ये हो जाएगा √2 × √18 × √2। अब आपको पता चल गया यहाँ से जब जोड़ निकालते हैं वो तो 20 आ गया। इससे तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं चल रहा कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। फिर मैं आपको कहूँगा ये 2 जो गुणा हो रखा है इससे भी पता नहीं चल रहा कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। आप होगे जी जो यहाँ पे गुणा हो रही है ना, जो भी वैल्यू जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा और जो बड़ी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, बड़ा निकलेगा। जो छोटी होगी उसका स्क्वायर रूट छोटा निकलेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 16 चौके 64, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा जो भी आएगा, मतलब समथिंग 8 आता है। वैसे तो 8 आता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये देख रहा हूँ कि रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। रूट में गुणा करेंगे तो √64, यहाँ पे कितना हो जाएगा √19 और यहाँ पे कितना हो जाएगा √36। आप देखोगे इन सभी वैल्यूज में से हमें जो बड़ा जो आपको स्क्वायर रूट मिलेगा वो स्क्वायर रूट मिलेगा √64 का, ना तो ये ना तो ये। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, जो वैल्यू आ जाएगी √16 +
2, ये तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि ये बड़ी संख्या कौन सी वाली है, ये वाली होने वाली है। अगर आपसे पूछी होती सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे जो आपकी √19+1 है ये छोटी हो जाती। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि छोटी भी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया। एक अलग सा और होता है कि डिस्टेंस, अगर उसका डिफरेंस बराबर हो, वहाँ पे अलग चीज़ें लगती हैं, वो भी बता देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आपका आने वाला है, या फिर एग्जाम से पहले मैं आपको ये जो प्रॉपर 4-5 मेथड लगते हैं ऐसी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होती है, वहां से कैसे निकलती हैं छोटी बड़ी, वो मैं एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क। ए बी और सी 3 मित्र थे, या 3 हम साथी बोल सकते हैं। वो एक किसी काम को 50, 80 और 120 दिन में कर सकते हैं, 120 डेज में कर सकते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें, एंड कंप्लीट द होल वर्क, और सभी एक साथ काम को कंप्लीट कर देते हैं, और उनको काम को कंप्लीट करने में 22,050 रुपये मिलते हैं। देन फाइंड द टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी को मिलने वाला हिस्सा आपको ज्ञात करना है, वो क्या होगा। एक बात यहां पे याद रखना, जब कोई आपको जो वेजेस यानी मजदूरी निकालनी हो, तो वहां पे हम नोट करते हैं, अगर टोटल काम जितने बंदे हों वो तीनों के तीनों, 2 हो 2 साथ मिलके पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं, साथ मिलकर काम पूरा कंप्लीट कर रहे हो साथ मिलकर, तो जो भी उनको अमाउंट मिलेगी, जो भी उसको मजदूरी मिलेगी, वो उनकी एफिशिएंसी के रेशो के बराबर मिलेगी। एफिशिएंसी के रेशो के बराबर मिलती है, ये आपको याद रखनी है, रेशो के बराबर मिलती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कह दूं 500 रुपए मिलते हैं और उनकी एफिशिएंसी का रेशो 2:3, तो उनको 2:3 के अनुपात में 500 को डिवाइड कर देंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी एक को 200 मिलेंगे, एक को 300 मिलेंगे, ठीक है भाई, बात क्लियर है। अब यहां से हम चीजों को जान लेते हैं कि हमें चीजें कैसे करनी होंगी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्पेस कम हो गया। पहले तो हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारा जो आपका जो ट्री मेथड होता है वो यूज करते हैं भाई। एक 3 एरो निकाल देंगे, 3 बंदे हैं ऐसे, ये 3 एरो निकाल देंगे, हम नाम लिख देंगे कौन कौन से बंदे हैं, ए बी सी। कितने कितने दिन में करते हैं, 50 दिन में, 80 दिन में और 120 दिन में। आपको याद रखना है कि जब 0 लग रही हो ना, 0 से कोई फर्क नहीं, एलसीएम निकालो और 0 चिपका देना। फिर 5, 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 120 होता है। 12 का टेबल ले लो, 12 दूनी 24, 12 तिया 4, ये किसी भी वैल्यू जो आपकी ना जो डिवाइड नहीं होगी, 5 और 8, एलसीएम क्या होता है, सभी संख्याओं से भाग होने वाली संख्या होती है। तो 12 नहीं 120 एक ऐसी वैल्यू है जो आपकी 5 से भी डिवाइड होगी, 8 से भी, और उस पीछे एक 0 और लगा देंगे, 1200। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा एलसीएम। फिर देखते हैं 50 दिन में अगर ए कंप्लीट करता है और 1200 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, और एक दिन में आने वाले काम को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता बोलते हैं। ये कितना आ जाएगा आपको जी, 50 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। फिर मैं कहूँ 80 से भाग देंगे तो ये कितना आ गया आपको, ये 15 आ गया। एक दिन में 15 काम करता होगा बी, क्योंकि टोटल काम 1200 काम 80 दिन में करता है, तो ये बी काम करता होगा एक दिन में 15 काम। सी 120 दिन में टोटल काम करता है 1200, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 10 काम। अब ये यहां से मुझे एफिशिएंसी पता चल गई किसकी, ए बी सी की एफिशिएंसी पता चल गई कि ए बी सी को जो रुपए मिलते होंगे वो किस अनुपात में मिलते होंगे, आप कहोगे जी ए बी सी को मिलते होंगे 24:15 और अनुपात 10। यानी अगर रेशो से मैं देखूं टोटल वैल्यू कितनी मिलती होगी, आप कहोगे जी टोटल को जोड़ दो 49, लेकिन वो 49 रुपये नहीं, वो 49 रुपये नहीं, वो कह रहा है कि 49 नहीं, उसको तो मिले थे 22,050 रुपये। आप देखोगे जी 49 की वैल्यू 22,050 रुपये दी हुई है, तो मुझे निकालनी क्या है, ए और बी को मिलने वाला हिस्सा बताना है। तो 24 और 15 को जोड़ेंगे, 39 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको 39 की वैल्यू निकालनी है, तो आप 39 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप कहोगे 22,050 को 49 से भाग दे दूं और 39 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डायरेक्ट कट रहा है आपका, ये कट जाएगा 45 पे भाई, 450 पे कट जाएगा, ठीक है। काट के देख लेना, 450 पे कट जाएगा। पहले तो 7 से काटेंगे, 7 या 21, एक बच जाएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21 और एक बचेगा 7 एकम 7 पंजे 35। फिर 7 से दोबारा काटेंगे तो वैल्यू ओवरऑल ये 450 पे कटती है। 450 को 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 17,550, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 450 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो उनको ए प्लस बी को दोनों को जो हिस्सा मिलेगा वो 17,550, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल था। जब भी आपको टोटल काम अगर जितने भी बंदे हों एक साथ मिलकर कर रहे हो पूरा काम, लास्ट तक, शुरुआत में भी एक साथ लगते हैं और लास्ट में भी एक साथ तक ही रहते हैं जब तक काम कंप्लीट होता है, तो आपका जो टोटल अमाउंट जो उनको मिलेगी वो उनकी एफिशिएंसी के रेशो में डिवाइड हो जाती है, एफिशिएंसी के रेशो में डिवाइड होती है।
एफिशिएंसी में देखेंगे 24, 15 और 10 में मिल रहे थे, तो टोटल रुपए मिलने कितने चाहिए थे? अगर रेशियो को दौड़े तो 49, लेकिन 49 की वैल्यू दे रखी 22,050 और 39 की निकालनी है, तो 22,050 को 49 से भाग देगा, 39 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो बच्चे मैथ्स वगैरह का छोड़ देते हैं उनको थोड़ा सा, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है, अदरवाइज ये सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे बोल रखा है ए सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर चेंज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक सर्कल था, एक वृत्त था, यानी मैं यहाँ पे वृत्त मान लूँ, ये एक वृत्त था, इसकी रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर रेडियस है, 21 सेंटीमीटर। चेंज कर दी शेप को, चेंज कर दिया किसके अंदर? एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर चेंज कर दिया, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर चेंज कर दिया। इसके अंदर आपको पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ये आप सभी को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय होती है। 21 सेंटीमीटर। इफ द रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बेस एंड हाइट, बेस और हाइट का रेशियो है 3-4 का रेशियो दे रखा है बेस और हाइट का, तो आपको पता है कि जो बेस हाइट का 3-4 ट्रिपलेट बन गया, ये 5 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। देन फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है यानी कर्ण है वो बताना आपको क्या होगा। ए सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर चेंज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक सर्कल था, एक वृत्त था 21 सेंटीमीटर का, तो उसकी त्रिज्या थी, उसको जो चेंज कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर चेंज कर दिया। तो आपसे पूछा है कि इफ द रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यदि जो उस ट्रायंगल का जो रेशियो है बेस एंड हाइट का, यानी उसका आधार और उसकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो 3:4 हो, तो वो आपसे पूछा है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो मेरे भाई आपको जब भी कोई शेप ना कन्वर्ट की जाती है किसी अदर शेप में, तो उसकी जो परिधि होती है ना, परिधि या परिमाप बोलते हैं, वो परिमाप हमेशा वही रहता है। ठीक है, परिमाप, ये बात ध्यान रखना, परिमाप हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सर्कल का जो परिमाप होता है या परिधि होती है वो क्या होती है? 2πr होती है, 2πr। तो पहले मैं सर्कल की परिमाप निकाल लूँ, वो क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी 2 गुणा 22/7 PR होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस कितनी है? आप कहोगे 21, काट दो इसको, 7 या 21, 3 दूनी 6, 22 को 6 से गुना करोगे 132 सेंटीमीटर आ गई परिधि। हमें पता चल गया कि 132 सेंटीमीटर परिधि है, तो जो ये वैल्यू हो ना, ये जो ट्रायंगल हाफ की, इसकी परिधि भी कितनी होगी? 32, लेकिन रेशियो दे रखा है, तो मैं रेशियो दे रखा है, तो आपका बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दे रखा है, वो कितना है? आप कहोगे जी 3, 4 और 5। मैं इन सभी को जोड़ू, 3, 4, 7 और 5, 12 रेशियो आ जाएगा। यानी रेशियो के फॉर्मेट में अगर टोटल निकालता हूं मैं, तो वैल्यू कितनी आ गई? 12। आपको अभी बताया कि जी 12 आ तो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं क्योंकि स्पेस कम हो गया। आप कहोगे जी 12 तो आ गया, लेकिन हमें तो 12 थोड़ी ना निकालना है, हमें तो देखो 12 की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि दोनों की पैरामीटर बराबर होता है, तो 12 की वैल्यू कितनी बराबर होगी? आप कहोगे जी 12 की वैल्यू होगी 132 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे जी 12 से काट देंगे, 11 के बराबर। ठीक है, एक की यूनिट की वैल्यू होगी 11 के बराबर। हाइपोटेन्यूज पूछा है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू आप मेरे भाई बता सकते हो और आसानी से। 5 को 11 से गुणा कर दो, 55 सेंटीमीटर क्या आ गया? आपका आंसर आ जाएगा 55। ये आपका आंसर होगा। सिंपल सा सवाल था, आपको कुछ नहीं करना। जब भी आपकी कोई भी फिगर है जो आपकी वो कन्वर्ट की जाती है दूसरी फिगर में, तो उसका पैरामीटर क्या रहता है? सेम रहता है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी थी। पैरामीटर निकाला, यानी कि जो आपका स्पेस इसको सरफेस क्या बोलते हैं, इसको परिधि जो निकाली हमने सर्कल की, वो हमारा फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr यहाँ पे निकाला, 2 की वैल्यू होती है 22/7 गुणा 21 कर दी, रेडियस 21 थी, इसको काटा 132 सेंटीमीटर, यानी 132 सेंटीमीटर सर्कल का जो परिधि है वही आपकी परिधि रहेगी। परिधि क्या होती है? बाउंड्री का जोड़ होता है, तो वही परिधि क्या होगी? जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल इसकी भी होगी। इसको मैंने जोड़ा तो ये ट्रिपलेट बना 3, 4, 5, इनको जोड़ा तो 3, 4, 7 और 5, 12। 12 में रेशियो में यूनिट जो निकालता हूँ तो 12 की वैल्यू कितनी? 132, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 से काट देंगे, 12 कम 12, 12 कम 12, 11। तो 5 की वैल्यू पूछिए, 5 गुणा 11 हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 55 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ परसेंटेज से सवाल है और सिंपल सा सवाल है, आपसे बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया है। क्या पूछ रखा है? वैल्यू निकालनी है हमें। 16.66% है, 12.5% और 30% ऑफ, यानी 640 रुपये की 30% के, 12.5% के, 16.66% बतानी है आपको क्या वैल्यू रहेगी। तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करता हूं। पहले तो लिखो 640 गुणा
30/100, 30% की वैल्यू होती है 30/100। फिर इसका भी 12.5% की वैल्यू होती है, डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए 12.5 की वैल्यू होती है 1/8, यानी गुणा 1/8 लिख दूंगा। 16.66% की वैल्यू होती है 1/6, 1/6 ये गुणा में 1/6 लिख दूंगा। आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, 8 या 8 64, ठीक है। और 6 से काट दूंगा मैं तो 3 दूनी 6, 2 से काटूंगा तो ये वैल्यू आ गई 4, यानी आंसर कितना आ गया 4 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था आपको, क्या निकालना है 640 का पहले 30% निकालना, फिर 12.5% निकालना, फिर 16.66% निकालना। आपको याद बस क्या चीज़ याद रखनी है कि मेरे भाई 16.66% को या तो आप क्या निकालोगे, आप इसको नीचे 100 फिर 2 जीरो और चिपकाओगे, वैसे कर लेना, या फिर आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी जो वैल्यू आ गई उसका 1/6 निकालना है। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, यानी जो वैल्यू आ गई उसका 1/8 निकालना है। तो आई होप ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सवाल बिल्कुल सिंपल सा है और आसान है। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि 2/5 का -1/2 निकालो, माइनस पावर है -1/2। आपको एक बात बता दूं, जब भी किसी वैल्यू की पावर माइनस होती है, यानी a की पावर अगर मैं लिख दूं -2, तो जो पावर माइनस में होती है ना, इसका मतलब वो जो नंबर लिखा हुआ है वो बेस में होगा, यानी इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये पॉजिटिव पावर जब बनेगी, ठीक है। नीचे वाली जो बेस वैल्यू होती है ऊपर लेके जाते हैं तो हमारी जो पावर होती है नेगेटिव में चली जाती है, आपको बात पता होनी चाहिए। यानी कि ये वैल्यू को अगर मैं पलट दूं ना तो ये आपका 1/2 पावर हो जाएगी, यानी कि इस वैल्यू को अगर मैं ऐसे लिख दूं ना 5/2 तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, माइनस का 1/2 को 1/2 में लिख सकता हूँ मैं, इंटू 5/2 और इसकी पावर भी क्या है 1/2। अब आप देखोगे बेस सेम है, बेस सेम और गुणा में कोई बातें हो रही हैं तो हमारी जो पावर जुड़ जाती है, यानी 5/2 की जो पावर होगी 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। 1/2 यानी हाफ हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ गई 5/2 की पावर 1, और 5/2 की पावर 1 क्या होती है 5/2 ही होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, बस आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपकी कोई वैल्यू की पावर माइनस में दे रखी है इसका मतलब हमने क्या कर रखी है, वैल्यू चेंज कर रखी है। बेस को तो हमें ऊपर लिख रखा है और ऊपर वाली चीज़ को बेस में लिख रखी है, तो उसको है ना पलट देना, वैल्यूज को पलट देंगे वैल्यूज को, तो आपकी पॉजिटिव में बन जाएगी आपकी जो पावर पॉजिटिव में बनी तो हम लिखेंगे 5/2 हो जाएगा, 5/2 की पावर 1/2 और फिर 5/2 की पावर 1/2 हमें पहले से दे रखा है। देखेंगे गुणा हो रही है और बेस दोनों का सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो पावर जुड़ जाती है 1/2 प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1, 5/2 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सवाल है और अच्छा सवाल है आपका जो दे रखा है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है P, Q एंड R डिवाइड द मनी इन सच ए वे 6 = 4 Q। ओहो, यहाँ पे देखो भाई A नहीं है, ये Q P है, ये यहाँ पे P लिख लो, P 6P = 4 Q = Q 12 R। फाइंड द रेशियो शेयर ऑफ P, Q एंड R। P, Q, R का जो रेशियो का शेयर है जो उसका रेशियो बताना आपको क्या होगा। जब भी ऐसे वैल्यू आती हैं, जब भी आपको ऐसे वैल्यू दे रखी हो 6P बराबर है 4Q, या फिर A B जो भी C B दे रखी हो 12R, तो आपको ऐसी चीज़ें दे रखी हो और आपको बताना हो रेशियो में वैल्यू, यानी P, Q, R का रेशियो बताना था हमें। पहले तो देखो इसमें P, Q, R 3 बंदे थे, उसने डिवाइड किया, इसने डिवाइड किया इस तरीके से कि जो P को मिलने वाला धन है उसका 6 गुना, Q को मिलने वाले धन है 4 गुना के बराबर और R को मिलने वाले धन के 12 गुना के बराबर है, तो हमने ऐसी चीज़ें लिख दी। तो आपसे पूछा है कि P, Q, R को जो धन मिला, शेयर हिस्सा मिला है, उस हिस्से का अनुपात क्या होगा, वो हमसे पूछा है P, Q, R का अनुपात क्या होगा, ऐसे लिख दिया हमने। तो हम ये क्या करना होगा, जब भी आपको वैल्यू ऐसे इक्वल टू में दे रखी होंगी ना, तो मेरे भाई आपको क्या करना, जब P का हिस्सा निकालो तो P के वाले हिस्से को छिपा लेना, P वाले हिस्से को भूल जाना, 6 जो लिखा हुआ इसको भूल के और इसकी गुणा कर देना 6 और 12 और 4 को गुणा कर देना, 12 चौक 48। फिर Q का हिस्सा निकालो ना, Q का हिस्सा निकालो तो Q वाले हिस्से को भूल जाना, या 4 को भूल जाना, आप 4 को भूल जाना थोड़ी देर के लिए और गुणा कर दो किसकी 12 और 6 की गुणा कर दो, 12 6 72। फिर R का हिस्सा निकालो तो R वाली टर्म्स को भूल जाना, R वाली टर्म्स को भूल जाना और Q और P वाली टर्म्स को गुणा कर देना, 6 चौका 24। अब जो ये कट रहा है कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, 24 से सारे नंबर कट रहे हैं, 24 से सारे नंबर कट रहे हैं, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 एकम 24, तो रेशियो आ गया 2:3:1 का आपका रेशियो आ जाएगा 2:3:1।
फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, सिंपल सा सवाल था। आपको मैं दोबारा फिर बता दूं ये चीज़ें, अगर आपको ऐसे चीज़ें दे रखी हो बराबर में वैल्यूज लिखी हुई हैं तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ऊपर ऊपर वाली वैल्यू दे रखी हैं तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू निकालनी हो, जिसका रेशियो निकालना, जैसे पी का निकालना हो तो पी वाली टर्म्स को भूल जाइयो, पी वाली टर्म्स को भूल के दूसरे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो और पी के नीचे रख दो। ठीक है, यानी 12 और 4 को गुणा कर दिया 48। फिर क्यू वाली टर्म्स निकालनी है तो आप क्यू वाली टर्म्स को भूल जाना और पी और आर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना, 12 और 6 को गुणा कर देंगे 72 हो जाएगा। आर की टर्म्स वैल्यू निकालनी है तो आर वाली टर्म्स निकालनी है तो आप 6 और 4 को गुणा कर दो, आर वाली टर्म्स, आर की वाली वैल्यू को भूल जाइयो, 6 और 24 ऐसे लिख दो। फिर ये कैंसिल आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 24 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 एकम 24, तो रेशियो कितना आ गया, 231 आ गया उनकी शेयर का रेशियो, तो 231 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा सवाल है और अच्छा सवाल भी है, बोल भी सकते हैं अच्छा भी है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एक्स एंड जेड इज, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। एक भाई दो, मैं आपको ये बना दूँ, ये दो जगह थी एक्स और यहाँ पे है जेड, इनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एक्स एंड जेड, एक्स और जेड है दो स्थान, उनके बीच की दूरी दे रखी है 432 किलोमीटर। एन एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम एक्स, एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो एक्स से बिंदु से चली और 6 बजे चली सुबह, विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और जेड की तरफ चली। यदि इफ ट्रेन स्टॉप ऑन द वे फॉर 45 मिनट्स, अगर ट्रेन है जो बीच में 45 मिनट के लिए रुकती है, तो आपसे पूछा देन एट व्हाट टाइम ट्रेन रीच्ड एट जेड, तो आपसे पूछा गया कि जो बताइए जो जेड पॉइंट है, जो जेड पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इस पे कितने बजे पहुंची होगी वो ट्रेन। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूं कि अगर वो ना कभी रुकती तो वो 432 किलोमीटर को कितनी देर में पार कर लेती, कितनी देर में वो कवर कर लेती। ठीक है, पहले तो हमें ये निकाल लेते हैं कि अगर ना रुकती तो। हमें पता है जो आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको स्पीड दे रखी है, आपको टाइम निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता होगा कि जो हमारा फॉर्मूला होता है टाइम निकालना हो, डिस्टेंस दे रखी हो, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 432, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 से काटोगे डायरेक्ट कट रहा है 6 पे, यानी 6 घंटे लगते, अगर वो नहीं कहीं पे भी नहीं रखती 6 घंटे लगते, तो 6 घंटे लगते तो सुबह 6 बजे चली थी तो दोपहर के 12 बजे पहुंचती, 6 जमा 6 12 बजे पहुंचती, दोपहर के 12 बजे पहुंचता थी। लेकिन उसने क्या हुआ, 45 मिनट वो बीच में रुकी है तो 42 मिनट और से एक्स्ट्रा लगे होंगे भाई, 45 मिनट रुकी है तो एक्स्ट्रा और लगे होंगे 45 मिनट, तो 45 और जोड़ दो इसमें 45, तो ये क्या हो जाएगा 12:45 पर पहुंच जाएगी PM, 12:45 पर पहुंच जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी ट्रेन पहुंच जाएगी उसके जो डेस्टिनेशन थी, जहाँ पे उसको पहुंचना था। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, आपको पहले निकालना है कि अगर वो ना रुकती तो कितने घंटे लगते, 6 घंटे लगते, 6 बजे चली थी 6 घंटे और लगते, 12 बजे पहुंचती, लेकिन 45 मिनट रुकी है तो 45 मिनट और जोड़ दो, 12:45 पर पहुंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा सवाल है भाई। A sold a book to B at 50% profit and B sold to C at 30% profit and, देखो A ने एक वस्तु है जो B को बेच दी 50% के लाभ पे और B ने वस्तु बेच दी C को 30% के लाभ पे एंड एट लास्ट, और अंत में C ने सोल्ड टू D को बेच दी 15% के लाभ पे। इफ ए परचेज द बुक ₹4 तो अगर ए ने 100 रुपये में खरीदी हो, देन फाइंड इन हाउ मच रुपीज डी परचेज दिस बुक, तो बताओ डी ने ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है भाई, सिंपल सा सवाल है, आपको पता होना चाहिए। जब आपको सीपी दे रखा हो, और प्रॉफिट दे रखा हो साथ के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज, तो एसपी निकालना हो तो हमारा फार्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, नीचे क्या आ जाएगा 100, ये होता है। अगर आपको प्रॉफिट की परसेंटेज किस में दे रखी हो, सिंपल नंबर में दे रखी हो, 10, 20, 30 ऐसे दे रखी हो, तो हम ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं एसपी किसके लिए कैसे क्या चीज़ें होंगी। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, इस एरिया को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम हो गई। आप देखोगे जी ए ने खरीदी थी 100 में, अगर ए ने 100 में खरीदी और बी को बेची, तो बी में कितने में बेची होगी बी को, और बी ने कितने में खरीदी होगी वो निकालना है, तो 50% के लाभ पे बेची।
तो 100 जमा 50 कर देंगे, 100 जमा 50 150% नहीं 150 बटे 100 हो जाएगा। ये तो बी ने जितने में खरीदी उतने में आ गई, लेकिन बी ने जितने में खरीदी उतनी तो आ गई, लेकिन इसने बेच दी सी को आगे। अब बी के लिए तो ये तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, अब सी के लिए बेचेगा तो सी के लिए तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और बी ने कितने बेची वो निकालनी है। तो आप कहोगे 100 में 30 जोड़ दो, प्रॉफिट हो रहा है 130 बटे 100। ये तो सी के लिए आ गया सीपी, सी के लिए सीपी आ गया ओवरऑल ये प्राइस। अब सी ने डी को बेची है और डी ने खरीदी कितने में वो निकालना है, तो डी सी को बेचने वाला प्राइस डी को खरीदने वाला प्राइस हो जाएगा। अब डी ने डी को बेची 15% के लाभ पे, यानी 100 जमा 15 हो जाएगा 115। 100 जमा 15 क्या हो जाएगा 115 बटे 100, 115 बटे 100। काट दो जो कट रहा है, ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ओके, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 100 कट गया। अब देखो अब इनको गुना कर लो आप, ठीक है, गुना कर लो, या काटते हो तो और भी काट सकते हो आप। अगर 5 से काटना चाहो 5 या 15 और 5 20 100, ठीक है। और 13 या 39 को 115 से गुना कर लो, 13 या 39 को 115 से गुना करके और 2 डिजिट नीचे से फिर 20 से डिवाइड कर देना, ठीक है, 20 से डिवाइड कर देना आप, या वैल्यूज हो जाएंगे। 13 या 39 को 115 से गुना करेंगे, एक बार गुना कर देता हूँ मैं आपके लोगों के लिए, 39 इंटू 115, तो 39 पंजे होता है आपका 195, 5 असल 19, 39 एकम 39 और 19 कितना हो जाएगा 58 8 कैरी 8 आ जाएगा 5 कैरी। फिर 39 एकम 39 और 5 44 4485 और नीचे क्या है 20, फिर 2 से और काट दो इसको जितना कट रहा है, या फिर 2 से मत काटो 5 से गुना कर, 5 से थोड़ी 2 से काट दो आप, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 दूनी 4 और पॉइंट 2 पंजे 10। आप देखोगे नीचे 10 और था, क्या था नीचे 10 और था, छोटा कर देता हूं थोड़ा सा इसको, नीचे क्या था 10 और था। अब 10 और था तो इसका मतलब ये नीचे 10 और बचा हुआ, इसके लिए डेसिमल और लगा दो, डेसिमल लगाओगे तो ये आगे और खिसक जाएगा, नहीं 224.25 रुपये में चीज़ें बेची हैं, किसको डी को, और डी ने 224.25 रुपये में खरीदी थी। सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब सीपी दे रखी हो और साथ में आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो तो एसपी कैसे निकलता है, और जब ए ने जितने में खरीदी थी और जब वो बेचने के लिए निकालेगा तो बी ने जितने में खरीदी वो निकलाएगा, फिर बी ने जितने में खरीदी और जो सी को बेचने की चीज़ें निकालेगा तो सी ने जितने में खरीदी वो निकलाएगी, फिर सी ने जितने में खरीदी थी और डी को जितने बेच रहा है वो निकालेगा, तो डी ने जितने में खरीदी थी वो निकलाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ा, 100 जमा 50 150 हो जाएगा, 100 जमा 50 क्या हो जाएगा 150, और ये 130 115/100 यहाँ पे काटा, 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी और ये खत्म हो गई कहानी। फिर इसको गुणा किया 39 को 115 से, ये आया 4425 और 20 से भाग दिया तो वैल्यू आ गई 224.25 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर 6 years a sum will become double itself with the rate of simple interest, find rate percentage। आपसे बोला गया है कि जो आपको बोला गया कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 साल में दुगना हो जाता है, 6 साल में दुगना हो जाता है खुद का। आपसे पूछा गया कि ये बता दो कि उसकी रेट परसेंटेज क्या थी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, मैंने आपको ये जो आप ही इसी चैनल के ऊपर मैंने आपको पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो वहां पे करना क्या होता है, टाइम दे रखा मेरे भाई आपको 6 साल, अब वो खुद का दुगना हो गया तो मैं कह सकता हूं कि जी प्रिंसिपल 1 होगा और दुगना हो गया तो ये अमाउंट हो जाएगी, जो चीजें हो गई अमाउंट कितनी होगी 2। आप होगी जी जो अमाउंट हो गई 2 उसमें क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, तभी तो वैल्यू बढ़ जाती है। आप होगी जी 6 साल के अंदर 1 से 2 हो गई तो एक वैल्यू क्या हो गई, एक वैल्यू बढ़ी और एक वैल्यू बढ़ी है वो क्या होगा इंटरेस्ट, ब्याज हो जाएगा भाई, ब्याज ही तो होगा भाई। ये 6 साल के अंदर एक ब्याज मिला, आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो या फिर डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इन चीजों को। आपको पता चल गया एक ब्याज मिला, टाइम 6 साल दे रखा है और मूलधन आपको पता है एक ही है, तो हम यहाँ पे जो एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी और नीचे क्या आ जाएगा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आप हो गए यहाँ से 1 यूनिट निकली थी 1 बराबर है प्रिंसिपल कितना 1 हमने माना था, रेट निकालनी है, टाइम कितना है 6 साल और नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। आप देखोगे जी वैल्यू जो आई है ना ये रेट आ जाएगी, एक तो रहेगा,
ये 6/100 है उधर चला जाएगा, 6/100 क्या है उधर चला जाएगा, यानी हमारी जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 100 को 6 से भाग दे देंगे, रेट की वैल्यू आ गई, रेट की वैल्यू आ गई 100 को 6 से भाग दे देंगे। हमें पता है कि 100 को 6 से भाग देंगे तो हमारी वैल्यू आ गई, 2 से काट देंगे, 2 50 100 2 तिया 6, 50/3, ये आपका आंसर हो जाएगा 50/3। या फिर इसको पता है कि इसको क्या लिखते हैं 16 सही 2/3%। अगर आपको ऐसे वैल्यू दे रखी हो ना मिक्स फ्रैक्शन में तो आपकी 16 से 2/3% होती। कुछ नहीं करना, हमें क्या दे रखा था 6 साल के अंदर कोई धन स्वयं का दुगना हो जाता है, तो मैंने लिख दिया प्रिंसिपल है जो हमारा धन 1 था वो दुगना हो गया 6 साल के अंदर, या जो दुगना हो गया 4 गुना 5 गुना 8 गुना जो भी होता है ना गुने वाली चीजें होती हैं वो हमारी होती है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन हिंदी में बोलते हैं, और ये प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। ठीक है, मिश्र धन कितना हो गया 2, तो मिश्र धन कब होता है आपको, इजी मिश्र धन हमारा होता है मूलधन में ब्याज जोड़ दें, मूलधन में क्या जोड़ दें, जब ब्याज जोड़ दें ना तब हमारा मिश्र धन बनता है। तो यानी मुझे पता है मूलधन तो 1 था, अगर ये 2 हो रखा है टोटल ओवरऑल तो इसका मतलब 2 होने के लिए आपने एक ब्याज जोड़ा, एक वैल्यू आ गई ब्याज की, फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला किया, एक ब्याज है एक मूलधन है, रेट हमें पता नहीं वो निकालनी है, 6 टाइम दे रखा है, 100 नीचे आ जाएगा पलट जाएगा उधर जाके 100/6 50/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा सवाल है, आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। बोर्ड मास का फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई, बोर्ड मास मैं लिख देता हूँ, बोर्ड मास आपको खुद करना है सवाल, सिंपल सा सवाल है। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट ओपन होगी, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें ऐसे ओपन होती हैं पहले नंबर पे ये, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे चीज़ें ओपन होती हैं। आपको आंसर भी बता देता हूँ, इसका -14 आंसर है, निकाल लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ठीक ठाक सवाल है, इतना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं कह सकते। ए रनर स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि एक जो फिक्स्ड पॉइंट है जो तय कर रखा कि भाई यहाँ से भागना है, एक रनर यानी धावक है वो भागना शुरुआत करता है, रनिंग स्टार्ट करता है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट यानी पॉइंट मान ले तो ये पॉइंट है, यहाँ से 6 बजे भागना स्टार्ट करता है वो 6 बजे 6 AM पे, विद द स्पीड ऑफ 7 km/h। इसकी स्पीड कितनी है आपको, इसकी स्पीड है 7 km/घंटा, यानी 1 घंटे में वो 7 किलोमीटर जाता है। फिर एंड द अदर रनर स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दूसरा बंदा और था यहाँ से सेम पॉइंट से भागा, वो भागा है फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 8 AM, 8 बजे भागा वो 8 बजे, उसकी स्पीड दे रखी है ये S1 मान लो ये S2, विद द सेम पॉइंट एट 8 AM, 8 बजे भागा, सेम डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है इसी डायरेक्शन में ये भागा, 14 km/घंटा, 14 km/घंटा, यानी ये जाता है 1 घंटे में 14 किलोमीटर, ये जाता है 1 घंटे में 14 किलोमीटर। आपसे पूछा गया फाइंड एट व्हाट टाइम सेकंड रनर क्रॉस द फर्स्ट रनर, आपसे पूछा गया जो दूसरा रनर है वो पहले रनर को, पहले धावक को कितने बजे क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। आसान सा सवाल है और आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे आप कहोगे जी ये जो पहले वाला बंदा है ना वो 7 km/घंटा की चाल से चलता है, तो 6 बजे जब दूसरे बंदे की बारी आई 8 बजे तक, 2 घंटे में कितना चला जाएगा वो, 2 घंटे में चला गया वो 7 के हिसाब से, 7 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, 7 × 2 यानी 14 किलोमीटर आगे जा चुका है वो, 14 किलोमीटर आगे जा चुका। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मैं इसको लिख दूँ तो ये बंदा यहाँ पे दूसरे वाला और ये पहले वाला बंदा यहाँ पे जा लिया 14 किलोमीटर आगे है ये। इसकी स्पीड कितनी है आप कहोगे, इसकी स्पीड है 14 km/घंटा और इसकी स्पीड है 7 km/घंटा, इसकी है 14 km/घंटा। आप कहोगे जी इससे जो पहले वाला रनर जो भागा हुआ है ना उससे 7 किलोमीटर पर एक्स्ट्रा जाता है 1 घंटे के अंदर, और जो ये दूसरा बंदा है जो ये पहले भागा था वो उससे कितनी आगे खड़ा है, वो उससे खड़ा है जी आगे, ये यहाँ पे खड़ा है, ये कितनी आगे खड़ा है, ये बीच में डिस्टेंस हो गई 14 किलोमीटर की, यानी जो ये पहले दूसरे वाला बंदा जो भागा है उसको 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तब जाके वो पकड़ पाएगा उसको, और ये 1 घंटे के अंदर कितना ज्यादा भागता है आपका, कोई 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागता है ये प्रति घंटा। आप कहोगे 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाता है, तो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितने टाइम लग जाएगा, 7 दूनी 14, 2 घंटे में जाके उसकी गद्दी पकड़ लेंगे और उसको पकड़ लेगा, 2 घंटे लग जाएंगे। यानी कब लगेंगे 2 घंटे, जब ये भागा था दूसरा रनर कब भागा 8 बजे, 8 बजे के 2 घंटे बाद पकड़ेगा, यानी 2 घंटे बाद पकड़ेगा, टोटल टाइम कितना लग जाएगा
क्या बजे पकड़ेगा आपको, 10 बजे पकड़ लेगा इसको, 10 बजे, यानी 10 बजे आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। देखो कुछ नहीं, राइट आंसर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर 6 बजे भागा पहला रनर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा रनर भागा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 बजे तक पहले रन वाला रनर है, 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर लेगा, यानी उनके बीच का गैप है जो 14 किलोमीटर का गैप है। अब वो पहले वाला रनर 14 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, दूसरा रनर जाता, पहले वाला रनर है जो पहले भाग चुका था वो 7 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो ये एक्स्ट्रा कितना आ जाता है, 7 किलोमीटर जाता है 1 घंटे के अंदर। इसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 14 किलोमीटर, 1 घंटे में 7 जाता है तो 2 घंटे लग जाएंगे इसको 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में, 2 घंटे लग जाएंगे। कब लगेंगे, 2 घंटे 8 बजे के बाद, 8 में 2 जोड़ देंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 बजे वो पकड़ लेगा, 10 AM पे आपको पकड़ लेगा। ठीक है, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं, आसान तो ये भी है, बिल्कुल 0 लेवल का सवाल है ये अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 इक्वल कैपेसिटी वेसल्स फिल्ड विद द मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 2 इक्वल मात्रा के कैपेसिटी है जो बर्तन है आपके पास और वो भरे हुए हैं फिल्ड विद मिक्सर, मिश्रण के द्वारा, मिल्क एंड वाटर के, दूध और पानी के मिक्सर के द्वारा वो दोनों बर्तन भरे हुए हैं, और जो उनका दूध और पानी का मिक्सर है वो रेशो है 7:2, पहले वाले बर्तन में दूसरे वाले बर्तन में 11:7। इफ़ बोथ वेसल्स मिक्सर मिक्सड इन थर्ड वेसल, अगर दोनों मिक्सर को तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन थर्ड वेसल, तीसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का रेशो ज्ञात कीजिए। मैं सिंपल सा सवाल है और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिल्क एंड वाटर ऐसे लिख लोगे, आप कहोगे पहले बर्तन में मिल्क और वाटर की जो मात्रा है 7:2 की मात्रा में है, दूसरे वाले बर्तन में कितने की, 11:7 के अनुपात में। आप देखोगे जी टोटल क्वांटिटी जब हम निकालते हैं, वो टोटल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम, आप कहोगे जी टोटल क्वांटिटी निकालते हैं ना तो मिल्क भी जुड़ जाएगा और दूध भी जुड़ जाएगा, दूध भी जुड़ जाएगा और पानी भी जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आई 9, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी आई 18, 11 और 7 18। आप कहोगे उसने तो कह रखा थी बराबर क्वांटिटी मात्रा के हैं, बराबर कैपेसिटी है दोनों की, यहाँ पे तो बराबर नहीं है, तो बराबर कर लो, इसको 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हो तो ये रेशो अंदर वाले रेशो को भी गुणा कर दोगे, यानी ये रेशो को गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 4। अब जब आप तीसरे बर्तन में जोड़ोगे, इनको तीसरे बर्तन में जोड़ोगे तो ये मिल्क में मिल्क ऐड करेगा और पानी में पानी ऐड करेगा, यानी दूध में दूध मिलेगा और पानी में पानी, क्वांटिटी जो बढ़ेगी। 11 में 14 जोड़ दो 25, 7 में 4 जोड़ दो 11, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो गया 25:11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं बोलता कि भाई क्वांटिटी बराबर नहीं है, टोटल कैपेसिटी उनकी बराबर नहीं है, तो भी हमें क्वांटिटी बराबर करनी होती है। ठीक है, ये आपको नोट करवा दिया। अगर वो ना भी बोले तो भी आपको क्वांटिटी बराबर करके ऐड करना होता है तीसरे बर्तन में, जब ही मिलेगा जब उसकी क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। क्वांटिटी क्यों बराबर होती है वो एक कभी किसी क्लास में बताएंगे, वैसे मैं आपको बता दूं वो इसलिए क्वांटिटी बराबर होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मिल्क कितना है 9 में से 7/9 और फिर मिल्क में मिल्क जुड़ता है तो 11 में से 7 यानी टोटल 18 हो जाएगा, 11/18। अब इनको जोड़ोगे ना तो ये एलसीएम बराबर करने के लिए हमारी जो क्वांटिटी बराबर करते हैं। ठीक है, ऐसे ये चीज़ें होती हैं क्योंकि मिल्क में मिल्क जुड़ता है, वाटर में वाटर जुड़ता है। ठीक है, आसान सा सवाल था, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है भाई, ठीक ठाक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, रमेश सोल्ड एन आर्टिकल, रमेश ने एक वस्तु बेची एट 30% प्रॉफिट, 30% के लाभ पे। इफ ही परचेज्ड 10% लेस, यदि वह 10% कम में खरीदे, एंड सोल्ड 372 रुपीज लेस, और 372 रुपये कम में बेचे, ही गेट्स प्रॉफिट 40% नाउ, उसको अब कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। फाइंड इनिशियल प्राइस ऑफ आर्टिकल, शुरुआत में जो उसका मूल्य था वो क्या रहेगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे सीपी और एसपी। जब वो पहली बार बेचता है वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचता है, 30% के। अगर मैं सीपी को 100 मान लूँ तो 30% का लाभ हो रहा है, तो 100 का 30% कितना होता है 30, तो कितने में बेची होगी उसने, 130 में बिल्कुल बेची होगी। फिर दूसरी बार कह रहा है यदि ही परचेज 10% लेस, यानी 10% लेस, यानी दूसरी बार जब वो अगर दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 10% कम में खरीदे, 100 का 10% कितना होता है 10, यानी 10% कम में खरीदे, 10 रुपये कम में खरीदे, 100 में से 10 घटा देंगे 90। और कह रहा है कि 372 रुपये कम में बेचे। देखो रुपए की बात कर रहा है, अभी हमें रेशियो लिया था ये अपनी तरफ से माना, तो हमें अब इन चीज़ों से
ये मत घटा देना, 130 में से 372 घटा दोगे आप, ये नहीं घटा सकते। यहाँ पे बात कर रही है हमने अपनी तरफ से माना है, अपनी तरफ से मानी हुई चीज़ों को ही सोल्व करते हैं पहले हम। ही गेट्स प्रॉफिट 40% नाउ, यानी कि अब लाभ कितना कमाता है वो 40%, यानी 90 का 40% कमाता है। अगर मैं निकालूँ यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा तो आपको हो गया 90 को 40/100 कर दो, 0 0 कर जाएगी, 9 चौक 36 का लाभ हुआ। यानी अब कितने में बेच रहा है चीज़ को, 90 में 36 जोड़ दो, 126 रुपये की चीज़ बेच रहा है। आप देखोगे हमारी यूनिट जो कितनी कम हो रही है, कितने में कम बेच रहा है, वो कम में बेच रहा है जी। 130 की पहला बेचा था, 126 की बेचा है, 4 कम बेचा है। अब वो बंदा रुका हुआ है 372 रुपये कम में बेचा है। कंपेयर कर दो, 4 की वैल्यू दे रखी है 372, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4 36, 4 12, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 93। हमने माना था सीपी पहले कितना, 100 सीपी माना था, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे, पुराने वाला सीपी इनिशियल प्राइस ऑफ आर्टिकल पूछा है। तो 93 को 100 से गुणा कर दो, 9300 आपका आंसर आ जाएगा। 9300 रुपीज़ था उसका, पुराने वाला आर्टिकल का रेट था 9300। सिंपल सा सवाल था, आपको मेरे सामने समझ में आ गई होंगी चीज़ें, बिल्कुल आसान सी चीज़ें थी भाई, ठीक है। दोबारा फिर बताता हूँ इन क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है। आप ये मत करना कि 232 यहाँ पे 372 यहाँ पे ही माइनस करने लग जाओ, यहाँ से चीज़ों को सोल्व नहीं कर पाओगे। जो रेशियो हमने अपनी तरफ से माना है उसके साथ हम डायरेक्ट रुपयों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि इसमें से आप ये माइनस नहीं कर सकते हो। जब तक आपकी रेशियो वाली चीज़ें ना आ जाए कंपेयर करने वाली, तब तक हम रेशियो को कंपेयर नहीं कर सकते हैं रुपयों के साथ। हमने माना 100 रुपये की चीज़ थी तो 130 का लाभ कमा रहा है, तो पहले 130 में बेचता होगा, फिर उसने 10% कम में खरीदी, 100 की चीज़ उसने कम में खरीदी, 90 में खरीदी, लाभ कितना कमा हुआ है, अब 40% कमा हुआ है, यानी 90 का 40% होता है 36 रुपये ज़्यादा में बेचा होगा। 90 में 36 जोड़ोगे 126 रुपये में बेच रहा है। आप देखोगे पहले तो 136 रुपये में बेच रहा था, आप बेच रहा है 126 रुपये में, तो कितने में कम में बेच रहा है, यूनिट में 4 यूनिट कम में। अब गोल की क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, 372 रुपये कम में बेच रहा है वो, 4 यूनिट की वैल्यू है 372, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 93, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 93 गुणा 100, 9300 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सा सवाल था, आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सोल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आसान सवाल है, आपको खुद करना है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, बस फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो एवरेज होता है इन सभी नंबर का जोड़, और ये टोटल नंबर जितने भी हैं उससे भाग दे दो तो 60 के बराबर आता है। तो आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसको मैं लिख दूँ 31 42 प्लस 66 प्लस 73 प्लस x बराबर है 5 के बराबर हो जाएगा ये 60। ये एवरेज का फॉर्मूला, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है और बराबर होता है एवरेज आ जाता है। इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 300 आ जाएगी, और ये जोड़ के 300 में से घटा देना, x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। कर लेना ये सवाल, आसान सा था। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, मुझे ऑप्शन भी नहीं मिले थे इसके, मैं आपको बस ये बता देता हूँ कैसे चीज़ें सोल्व करनी होती हैं। एक सिलेंडर था भाई, सिलेंडर देख लेते हैं, यहाँ से बना बनाया मिल जाए तो, मिलना तो चाहिए। सिलेंडर नहीं है क्या, सिलेंडर नहीं है भाई, नहीं है दोस्त। सिलेंडर नहीं है, चलो मैं बना देता हूँ अपनी तरफ से। सिलेंडर क्या होता है, ऐसे होता है भाई, ये ऐसे एक सिलेंडर था, नीचे भी ऐसे होता है और नीचे भी ऐसे होता है। जैसे आपने टंकी देखी ना, पानी वाली टंकी, वैसे होता है सिलेंडर। ये तो इसकी हाइट होती है, ये नीचे इसकी रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये सिलेंडर रेडियस इज 23 सेंटीमीटर, रेडियस तो दे रखी है 23 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 26 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 26 सेंटीमीटर। इफ 3.5 रेडियस 3 हेमिस्फेयर कट आउट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, आपसे कह रहा है कि जी जो ये इसका जो सिलेंडर है उसके टॉप में तय और बॉटम में तय 3.5 सेंटीमीटर के अर्धगोलाकार हेमिस्फेयर यानी गोले निकाले गए, अर्धगोलाकार आधे आधे। देन फाइंड रिमेनिंग सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया, तो आप कहोगे जी ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, इनमें से यहाँ पे भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, 3 तो यहाँ से और 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, टोटल मिलाकर 6 गोले निकाले गए, अर्धगोले। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, तो एक बात आपको याद रखनी है, टोटल सरफेस एरिया हमेशा हमेशा हमारा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जब आप में उसमें से चीज़ों में से कटिंग करते हो तो, ठीक है। तो पहले तो जो वैल्यू होगी आपकी, जो आपका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई r
एच प्लस 2πr²। ये तो होता कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमें दिखाई दे रहा है चीज़ें, जहाँ पे हम बेस को भी छोड़ देते हैं और टॉप को भी छोड़ देते हैं, यानी जो ये साइड वाली चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, टॉप और बेस को छोड़ गया, यानी इसको छोड़ दूँ, इसको छोड़ दूँ, उसको तो बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं, यानी ऊपर वाली चीज़ें छोड़ देंगे, नीचे वाली छोड़ देंगे, तो है 2πr/h और 2πr², ठीक है। तो यानी मैं शुरुआत में निकाल लूँ तो हमारी पहले, फिर दूसरी बात और देखो, जब आप देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बना देता हूँ, ये सर्कल है ये, इसमें से आप ये निकालोगे, ये निकालोगे, ये निकालोगे, तो छूने वाली चीज़ होगी जो ये, जो इनका एरिया होगा, देखो स्फेयर तो बनेगा ही। अगर मैं अर्ध गोलाकार ये ऐसे बनता है तो ऊपर वाला इनका भी तो एक बनेगा, सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा जिसको बोलते हैं, तो उनका एरिया माइनस हो जाएगा। ये जो इनका बेस था टॉप का, टॉप और बेस का माइनस हो जाएगा, यानी टॉप और बेस का माइनस हो जाएगा, तो ये चीज़ें कैसे रहेंगी? मैं कहूँगा मेरे भाई, इसमें से आप माइनस कर दोगे, क्या माइनस करोगे? माइनस का कितने हैं? 6। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो गोला होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं, वो कितना होता है? हाफ का होता है 2πr²। 2πr² होता है, 4 को डिवाइड कर देंगे 2, और साथ में वो एक और ऐड हो जाता है, कौन से वाला? पहले तो देखो, मैं ये जो आपका टोटल कर्व सरफेस एरिया वो कितना आ गया सिलेंडर का, ये होता है, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ ये 6 सर्कल 6πr²। ये कौन सी त्रिज्या? इसकी त्रिज्या अलग दे रखी है मैंने, 2 मान लिया। प्लस में क्या कर दोगे? प्लस में ऐड कर दोगे भाई, जो इनकी चीज़ें हैं, जो इसको देखो, इस जब ये ऐसे निकालोगे ना आप, यहाँ पे इन चीज़ों को छू सकते हो, यहाँ पे ये क्या होगा, इनको छू सकते हो, अंदर वाले एरिया को, जो ये आपने अंदर तक काटा है ना, जो अंदर तक गोला सा काटा है ना, अंदर वाली चीज़ को भी तो छू सकते हो। छूने वाली चीज़ को ही टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड कर देते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं आपके सामने फेस टू फेस होता तो चीज़ें मैं बता पाता अच्छे तरीके से, या फिर नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे जब मैं और ले आऊँगा, तो मतलब कि फेस टू फेस जब चीज़ें होंगी तो वीडियो वाली चीज़ें होंगी, तो इसमें ऐड कर दोगे आप 2πr, यानी 2πr² होता है, तो इसमें ऐड कर दोगे आप, टोटल 6 हैं, 6 दूनी 12πr²। ये आपको ऐसे ये चीज़ें रहेंगी। ये रेडियस किसकी है? पहली वाली, और ये वाली रेडियस किसकी है? दूसरे वाली। आपको ये सोल्व कर लेना है, सोल्व करके मुझे आंसर बता देना, इसमें राइट कमेंट बॉक्स में आंसर राइट कर देना जो मैंने सोल्व नहीं किए हैं, ठीक है। आपका आंसर निकल आएगा। अगर नहीं होगा तो मैं इसको फिर क्या करूँगा, अपनी वीडियो फेस टू फेस वाली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे भाई, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए। कैसी आपको वीडियो लगी? क्या आप लोगों को ये सोल्व करने आए या नहीं आए? कैसे आपको समझाने के लिए मैंने आपको, देखो टाइम लग गया, 50 से 52 मिनट लग गई, ठीक है। अगर मैं खुद सोल्व करता तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते जिसको मैं ना तो पेन उठाना पड़ता, ना कुछ चीज़ें होती। ओनली जो 20 क्वेश्चन है आपके 15 मिनट के अंदर ये सोल्व हो जाते, ठीक है। 15 ही मिनट लगती मैक्सिमम। तो चलिए अब मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।